नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लागू होगी। सिलेंडर की बजाय अब घरों तक पाइप से पहुंचेगी गैस। मिशन बुनियाद और सुपर 100 के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, जानिए पूरी अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट, 30 नवंबर से पहले करवा लें ये काम। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी, अब बेटी की शादी पर मिलेगी इतने रुपए की धनराशि। बच्चों को पढ़ाने के अलावा दूसरे काम नहीं कर पाएंगे हरियाणा के सरकारी अध्यापक, जानिए पूरी खबर। बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए फैमिली आईडी को कराना होगा अपडेट, विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कैंट बोर्ड के स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करेंगे छात्र, हरियाणा बोर्ड की जगह CBSE पैटर्न होगा लागू। और अप्रैल 2026 से 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा, अभी 15 दिन में होता है। बैंक और आम लोग दोनों को पहुंचेगा फायदा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रात के साथ अब दिन में भी ठंड बढ़ रही है। आसमान में हल्की बादलवाई भी देखने को मिल रही है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में इसका असर अधिक देखने को मिल रहा है। सुबह के समय कई इलाकों में धुंध भी छा रही है। हरियाणा में पहाड़ों की तरफ से आ रही हवाओं से न्यूनतम तापमान में 4.2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं दक्षिण हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन में अब तक सबसे कम रहा है। सिरसा और महेंद्रगढ़ में भी 6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन ने बताया कि आज मौसम खुश्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके साथ ठंड बढ़ने की संभावना भी है। हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक गैस से जुड़ी सुविधाओं को तेजी से बढ़ाने के लिए एक नई, आधुनिक और निवेशकों के लिए अनुकूल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD नीति तैयार कर रही है। इसी को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की एक समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि नई CGD पॉलिसी से हरियाणा की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। इससे उपभोक्ताओं को भी बचत होगी। जितनी गैस खर्च होगी, उपभोक्ताओं को सिर्फ उतना ही पैसा देना होगा। हरियाणा में विधवा पेंशन व बुढ़ापा पेंशन को लेकर आमजन के लिए जरूरी खबर सामने आई है। ये दोनों पेंशन शुरू करवाने के लिए लोगों को अपने परिवार पहचान पत्र में कुछ जानकारियां अपडेट करवानी अनिवार्य की गई है। अगर इन पेंशनों के पात्र व्यक्ति अपनी फैमिली आईडी में जानकारियां अपडेट नहीं करवाते हैं तो उनकी विधवा पेंशन व बुढ़ापा पेंशन समय पर शुरू नहीं हो पाएगी। 60 साल पूरी होने पर बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए भी फैमिली आईडी में कुछ जानकारी अपडेट करवानी आवश्यक है। विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार यह प्रोएक्टिव स्कीम है। पात्र अपने आप खुद की लॉगिन आईडी से PPP पोर्टल पर OTP के माध्यम से जानकारी अपडेट कर सकता है। बुढ़ापा पेंशन के लिए सबसे पहले फैमिली आईडी में 60 साल की उम्र वेरीफाई होनी अनिवार्य है, जो कि आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। हरियाणा की सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा दूसरे विभागों का काम कर रहे शिक्षकों को अब वापस कक्षाओं में लौटना होगा। टीचिंग के अलावा दूसरे कामों में लगे शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा। यदि वेतन जारी हुआ तो इसके लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी DDO जिम्मेदार होंगे। यही नहीं, सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की बैठकें भी नहीं की जा सकेंगी। जरूरी होने पर सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग कर पाएंगे। वार्षिक परीक्षाएं पास होने के चलते माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दूसरे विभागों में काम कर रहे सभी शिक्षकों को वापस बुलाने का ऑर्डर जारी कर दिया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयक और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्य नहीं दिए जाएं। शिकायतें आई हैं कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को कई तरह के गैर शैक्षणिक कार्य सौंपे जा रहे हैं। IIT और मेडिकल में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य के स्कूलों में मिशन बुनियाद और सुपर 100 के विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। विभाग की ओर से दाखिला बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। ये कार्यक्रम खंड स्तर पर दिसंबर तक चलेंगे। मिशन बुनियाद और सुपर 100 में चयनित विद्यार्थियों को बिना फीस के प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना का लक्ष्य 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को IIT और मेडिकल की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में
200 से अधिक छात्रों को IIT, NIT और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिला है। सुपरटेंडेंट के लिए पंजीकरण 9 फरवरी तक होंगे। इसके बाद प्रवेश परीक्षा लेवल 1 11 फरवरी को होगी। वहीं प्रवेश परीक्षा लेवल 1 का परिणाम 15 मार्च को घोषित कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा लेवल 2 2 अप्रैल को होगी, जिसका परिणाम 30 अप्रैल को आएगा। वहीं मिशन बुनियाद के लिए पंजीकरण 16 दिसंबर तक चलेंगे। लेवल 1 के लिए एडमिट कार्ड 17 दिसंबर को जारी होंगे। लेवल 1 की परीक्षा 24 दिसंबर को होगी, तो वहीं लेवल 2 के लिए एडमिट कार्ड 20 जनवरी से डाउनलोड किए जा सकेंगे। लेवल 2 परीक्षा 30 जनवरी को होगी। लेवल 2 का परिणाम 25 फरवरी को आएगा। वहीं लेवल 3 परीक्षा 3 अप्रैल को होगी और परिणाम 5 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। काउंसलिंग और दाखिला प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। हरियाणा सरकार गरीबों एवं अनुसूचित परिवारों की मदद के लिए हमेशा कल्याणकारी योजनाओं का अवसर लेकर आती रही है। सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब पिछड़ा वर्ग परिवारों को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51,000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि 41,000 रूपए दी जाती थी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से 1,80,000 रूपए तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले ही 71,000 रूपए की धनराशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। वहीं विधवा, तलाकशुदा, अनाथ व बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर 51,000 रूपए की राशि हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाती है। यदि नवविवाहित दंपति दिव्यांग है तो उन्हें भी 51,000 रूपए की सहायता राशि मिलती है। लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना जरूरी होता है। योजना का लाभ उठाने के लिए आप किसी भी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में बच्चों के उज्जवल भविष्य और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कंटोनमेंट बोर्ड ने पढ़ाई के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों में अब बच्चों को अंग्रेजी के प्रति जागृत करने के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। अब विद्यार्थी बोर्ड के स्कूलों में हरियाणा बोर्ड की जगह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE पैटर्न से पढ़ाई करेंगे। ये पैटर्न नववर्ष के शुरुआत से जारी होगा। हरियाणा में बच्चों के उज्जवल भविष्य और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कंटोनमेंट बोर्ड ने पढ़ाई के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों में अब बच्चों को अंग्रेजी के प्रति जागृत करने के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। अब विद्यार्थी बोर्ड के स्कूलों में हरियाणा बोर्ड की जगह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBI पैटर्न से पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे। ये पैटर्न नववर्ष की शुरुआत से जारी होगा। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि CBSE के पैटर्न को नए सत्र से शुरू कर दिया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी बाधा न आए। मौजूदा समय में जो बच्चे कक्षा 9वीं से 10वीं में जाएंगे उनकी परीक्षा हरियाणा बोर्ड के माध्यम से ही करवाई जाएगी ताकि बच्चों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आज की खबर आपके लिए काम की हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करना चाहते हैं उनके लिए आज की खबर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। सरकार की तरफ से 30 नवंबर तक का कर्मचारियों को समय दिया गया था। इससे पहले उन्हें विकल्प चुनना अनिवार्य है। अंतिम तारीख अब कुछ ही दिनों में नजदीक आने वाली है। ऐसे में वित्त मंत्रालय की तरफ से भी सभी पात्र कर्मचारियों और रिटायरमेंट लोगों से निर्धारित समय सीमा से पहले ही आवेदन जमा करवाने की अपील की गई है। जानकारी देते हुए बताया गया कि जो भी कर्मचारी या पेंशनर UPS के तहत मिलने वाला लाभ पाना चाहते हैं तो 30 नवंबर 2025 से पहले वे अपना अनुरोध अवश्य जमा करवा सकते हैं। नारनौल में कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के अलावा राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी पहुंचे। पंचायत भवन के पास पहले सभा हुई, जिसके बाद कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा पार्टी वोट चोरी करके सभी प्रदेशों में सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभाओं से भी करीब 1.5 लाख वोटों की चोरी हुई है। वहीं पूरे प्रदेश से बात की जाए तो 25 लाख वोट किसी न किसी तरह से चोरी किए गए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी करके बनी सरकार ने प्रदेश के लोगों को जंगल राज में झोंक दिया है। आज प्रदेश में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। आए दिन हत्याएं, लूट व अन्य गंभीर घटनाएं हो रही है। प्रदेश में गैंग का बोलबाला है। कई गैंग प्रदेश में सक्रिय हैं, जिन पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा न केवल वोट की चोरी कर रही है, बल्कि वह आम आदमी से उसकी रोटी भी चुरा रही है। बाजरे
और धान की खरीद में भाजपा ने बड़ी चोरी की है। उन्होंने कहा कि बाजरा 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका है, ऐसे में एमएसपी भी किसानों को नहीं मिला, यह एक चोरी ही है। इस प्रकार की चोरी हर जगह हो रही है। उन्होंने कहा कि जब वोट चोरी से बना नेता विधायक बनने लगेगा तो वह लोगों के काम क्यों करेगा, इसलिए लोगों को यह बात समझनी चाहिए। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुत बढ़िया फैसला किया है। इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस नेता एवं पूर्व सीपीएस राव दान सिंह नहीं पहुंचे। दान सिंह के नहीं आने की चर्चाएं लोगों में रही, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि बीते कल चरखी दादरी में राव दान सिंह उनके साथ थे। आज उनको राजस्थान में संगठन सृजन अभियान में जाना था, इसलिए वे यहाँ नहीं आए। पूरी कांग्रेस पार्टी अब एकजुट है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में बीते दिन डॉक्टरों की 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल को लेकर दिन भर असमंजस की स्थिति बनी रही। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रखते हुए विरोध दर्ज करवाया। जहां एसोसिएशन ने हड़ताल को पूरी तरह से सफल बताया, तो वहीं हरियाणा सरकार ने दावा किया कि इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ये हड़ताल मुख्य रूप से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों यानी एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाने और लंबित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति यानी एसीपी ढांचे को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर की गई थी। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप सिंह ने हड़ताल के असर को नकारते हुए एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने सभी 22 जिलों से फीडबैक लेने के बाद बताया कि 30% से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा लगभग 50% जिलों में हड़ताल का कोई असर दिखाई नहीं दिया, जिसका अर्थ है कि 11 जिलों में सेवाएं सामान्य रूप से जारी रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को गुरुग्राम में टेस्ला के हरियाणा के पहले एक्सपीरियंस एंड डिलीवरी सेंटर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के इस केंद्र के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने टेस्ला का स्वागत करते हुए इसे हरियाणा के लिए गौरव का विषय बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साइबर सिटी गुरुग्राम विकास की एक नई मंजिल तय करने जा रहा है। टेस्ला जैसी विश्वविख्यात कंपनी और इसका गुरुग्राम में केंद्र खुलना हम सभी के लिए गर्व की बात है। हरियाणा में टेस्ला का पहला केंद्र है और मैं कंपनी का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अब देश विदेश के निवेशकों का प्रमुख हब बन चुका है। देश ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं, तो वहीं हरियाणा भी इस दौड़ में सबसे आगे रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि हरियाणा के तेजी से हो रहे विकास में टेस्ला का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। टेस्ला सेंटर के उद्घाटन से गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर को नया बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डिप्टी तहसीलदार ऑफिस की तरफ से वॉचमैन के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 19,600 रुपए पर मंथ मिलेगी। अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर अपडेट होने के लिए लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करना होगा। अभी स्कोर 15 दिन में एक बार अपडेट होता है। आरबीआई ने इसे लेकर बीते दिनों ड्राफ्ट जारी किया था। आरबीआई के प्रस्ताव के अनुसार अब सिबिल और एक्सपीरियंस जैसी सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां हर महीने डेटा 5 बार अपडेट करेंगी। ये अपडेट हर महीने की 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और महीने के आखिरी तारीख को किए जाएंगे। आज की तारीख में CICS कस्टमर का क्रेडिट डेटा हर 15 दिन में अपडेट करते हैं, लेकिन आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक अप्रैल 2026 से ये अपडेट हर 15 दिन की बजाय हर हफ्ते होने लगेंगे। ये साप्ताहिक अपडेट बैंक और कर्ज लेने वाले दोनों को फायदा पहुंचाएगा। अगर किसी ने पिछला अपडेट के बाद अपनी EMI समय पर चुकाई और स्कोर बढ़ गया है तो वो नया स्कोर तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे वो क्रेडिट कार्ड आसानी से ले पाएगा। अच्छा स्कोर होने पर कर्ज सस्ते दामों पर मिलेगा। जब क्रेडिट डेटा हर हफ्ते अपडेट होगा तो बैंक के पास कस्टमर का सबसे ताजा क्रेडिट स्कोर भी होगा। लोन देते समय बैंक को सही और लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। इससे बैंक को रिस्क का सही आकलन करने में मदद मिल सकेगी। पहाड़ी राज्यों में तापमान लगातार शून्य से नीचे जा रहा है। वहां से आ रही सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। हरियाणा के 17 शहरों में बुधवार को तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। नारौल में सबसे कम यानी 5.5 डिग्री तापमान रहा। मध्य प्रदेश के नौगांव, मुरैना, रीवा, दतिया, चित्रकूट, खजुराहो और सीधी में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। वहीं भोपाल सहित प्रदेश के कई इलाकों में 2 दिन से घनी धुंध और बादल छाए हैं। तो वहीं राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर सहित 7 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। बिहार में
कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीकर, फतेहपुर में सबसे कम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं हरियाणा में रात के साथ अब दिन में भी सर्दी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में लगातार पाला गिर रहा है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। वहीं पिथौरागढ़ के आदि कैलाश में बुधवार को तापमान -14 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे वहां गौरीकुंड सरोवर बर्फ में तब्दील हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में सुबह 10 बजे तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इससे विजिबिलिटी 100 मीटर से भी नीचे गिर सकती है। वहीं वाहन चालकों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। भारतीय शेयर मार्केट 14 महीने बाद ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। निफ्टी ने कारोबार के दौरान 26,310 और सेंसेक्स ने 86,055 का लेवल छुआ। इससे पहले सेंसेक्स ने 27 सितंबर 2024 को 85,978 और निफ्टी ने 26,277 का ऑल टाइम हाई बनाया था। सेंसेक्स केवल 110 अंक की तेजी के साथ 85,720 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 10 अंकों की तेजी रही और ये 26,215 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी के ऑटो, फाइनेंस और बैंकिंग शेयर्स में तेजी देखने को मिली, तो वहीं IT और रियल्टी सेक्टर में गिरावट आई। 10 ग्राम सोना 24 रुपए सस्ता होकर 1,26,057 रुपए पर आ गया है, तो वहीं चांदी 3,642 रुपए महंगी होकर 1,62,667 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,15,468 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आप सभी का दिन शुभ रहे।